मान्यताएं झूठ के मुकाबले सत्य की अधिक खतरनाक शत्रु होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी हम लोग सुनते हैं आम बोलचाल में, प्रचलन में, अपने पूर्वजों से, मतलब डिफरेंट तरीके से सोर्सेस से हमारे पास कुछ ऐसी बातें आती हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये सब है मान्यताएं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, ठीक है। और इनके पीछे क्या रीज़न है, कुछ तो रीज़न हमें पता है, लेकिन कुछ हमें कभी किसी को पता नहीं होता, बस आँख मूंद के उनको हम फॉलो करते आए हैं। तो एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते आप लोग इस बात पे थोड़ा सा गौर करिए कि जो भी आप करने जा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसके पीछे क्या तार्किक रीज़न है, इस बात पे एक बार ज़रूर विचार कर लीजिए, उसके बाद उस काम को अंजाम दीजिए। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हम लोगों ने अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट, इनके फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं, और इन टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज के लिए डिफरेंट कंडीशंस भी कुछ डिस्कस करी थी। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारा रेंज होता है, इसके लिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, इसके लिए ये जो रेंज है, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, यानी अब आप आर मैक्स कब मिलेगा, जब आपका जो थीटा होगा वो 45 डिग्री यानी कि π/4 होगा, ठीक है ना। कौन सा थीटा, ये जिस एंगल से आप प्रोजेक्ट करते हैं ये थीटा, इसकी वैल्यू जब आप π/4 करते हैं तो आपको जो रेंज मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है। और वो मैक्सिमम रेंज आपकी होती कितनी है, जो आर मैक्स होती है आपकी, वो u²/g, ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम रेंज तो हमने कैलकुलेट कर ली, u²/g ऐसा कब होगा, जब हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हम इस केस में ये हाइट देखें h, ठीक है ना, कब, जब हमारा ये r मैक्स है, और r मैक्स कब होगा, जब आपका थीटा 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर r मैक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं और थीटा हमारा 45 डिग्री इस केस में होगा, तो उस केस में अगर हम h कैलकुलेट करेंगे तो h = u² sin 2θ/g, ये 2g, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग इसी केस के लिए इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इस केस में जो h आएगा आपका u² sin 2θ, 45 यानी 45 × 2 यानी कि 90 डिग्री अपॉन 2g। तो जो h आएगा आपका u² sin 90 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, अपॉन 2g। तो इस तरह से जो h हो जाएगा आपका u²/1/2, इसको g में ऐसे लिख देता हूँ। अब ज़रा ये मैक्सिमम रेंज को देखिए और इस हाइट को देखिए, हाइट को, ये दोनों इक्वेशंस को ज़रा कंपेयर करिए, आपको क्या मिल रहा है। u²/g जो कि r मैक्स है, u²/g h। अगर मैं u²/g को इससे रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा, h = 1/2 × u²/g। u²/g को r मैक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दिस इज r मैक्स। इट मीन्स अगर इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो r मैक्स = 2 टाइम्स h। तो ये भी आपको फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अगर आंसर देने हैं और क्विक आंसर्स देने हैं तो फार्मूले पे गौर देना फरमाना चाहिए कि जब हम थीटा 45 डिग्री देते हैं और हमारा जो कोई भी स्पीड होगी, उस केस में जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो हाइट का डबल होगी, हाइट का डबल होगी, ठीक है ना, बात समझ गए ना। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको किसी बुक्स में, या हो सकता है कि कोई टीचर कभी पढ़ाया हो किसी को, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें कोई बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ाता है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, आपको दिमाग को ओपन करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे सोचना शुरू कर देंगे तो आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है ना। किसी भी तरह को कितना भी न्यूमेरिकल को घुमा दिया जाए, ट्विस्ट कर दिया जाए, जब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सब आपके क्लियर होंगे तो हर एक चीज़ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगी और बड़ा मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, फिजिक्स यार वाकई इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये दो प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक को ए कह लीजिए, एक को बी कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया और यहाँ पे यू वेलोसिटी से ही 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया। इसका रेंज R1 है, इसका रेंज R2 है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए R1 इज ग्रेटर देन R2, ऑप्शन बी R1 इज लेस देन R2, ऑप्शन सी R1 इक्वल टू R2 और ऑप्शन डी R1 इज नॉट इक्वल टू R2, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी अब तक की क्लासेस देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखते ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एक सेकंड भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। आपके पास ये दो प्रोजेक्टाइल मोशन थे, आप देख रहे हैं दोनों में स्पीड तो सेम रखी गई है। एक में एंगल थीटा है, दूसरे में एंगल 90 माइनस थीटा है, यानी कि दोनों एंगल क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। जब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं और स्पीड कांस्टेंट होती है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो दो रेंज आती हैं, यानी कि जो R1 और R2 आते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए रेंज सेम होती हैं। तो सीधा आपका कौन सा आंसर सही हो जाना है, बोलो भाई, सी इज़ द राइट आंसर। समझ गए ना। तो ये बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल था। आप लोगों को इसके ऊपर, इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। (45 डिग्री पे ये प्रोजेक्ट किया गया यू वेलोसिटी से, ठीक है। और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है, जो इसकी ये पॉइंट बी है, ठीक है। सिर्फ इतना आपको प्रोवाइडेड है। आपके पास ऑप्शन क्या बना के रखे गए हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी, बी ओ ए इक्वल टू 2 टाइम्स ओ बी, सी ओ ए लेस देन ओ बी, डी ओ ए ग्रेटर देन ओ बी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपने अभी आज ही वाली क्लास को ठीक से समझा है तो इसका आंसर तुरंत कर पाएंगे। क्या आंसर होगा, देखिए ये थीटा हमारा यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री किस केस में होता है, जब हम लोग अपने रेंज को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, आर मैक्स करना चाहते हैं। और अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि जब हमारा आर मैक्सिमाइज होगा, उस केस में मैक्सिमम रेंज और हाइट के बीच में क्या रिलेशन होगा, जो हमारी मैक्सिमम रेंज होती है वो 2 टाइम्स ऑफ हाइट होती है। इस केस में अगर बात करें तो ये जो ओ बी है, ये ओ बी ही तो हाइट है, और ये जो ओ ए है यही तो आर मैक्स है। क्यों भाई, तो जब ये आर मैक्स है, इसको हमने आर मैक्स और एस न लिख के ओ ए और ओ बी के फॉर्म में न्यूमेरिकल बना दिया, तो कैसे भी बना सकते हैं ना, है ना। तो ये हमारा आर मैक्स लिखा हुआ है और इधर हाइट लिखी हुई है। अब जरा यहाँ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। क्या ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, गलत बात, नहीं इक्वल होंगे। क्या ओ ए 2 टाइम्स ऑफ ओ बी होगा, यानी कि ओ ए बोले तो क्या आर मैक्स, ओ बी बोले तो क्या हाइट, क्या 2 टाइम्स होगा इसका, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात। ओ इज़ लेस देन ओ बी, क्या ओ ए जो है यानी कि जो रेंज है वो हाइट से कम होगी, क्या हाइट से कम होगी क्या, ऐसा तो नहीं है। जो रेंज है वो हाइट की 2 टाइम्स है, यानी कि हाइट से ज़्यादा है, तो ये बात तो गलत होगी। अब ओ ए इज़ ग्रेटर देन ओ बी, ये बिल्कुल सही बात है, उसका 2 टाइम्स से दुगना है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, ए और डी, बी और डी दोनों ऑप्शन आपके सही हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। इस तरह से न्यूमेरिकल बनाने का कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और
पता नहीं कितने हज़ार 2000 पन्नों की बुक्स इस तरह से छाप के आपको दी जा सकती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल बहुत सारे बन सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स हो तभी पाएंगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मेन फंडा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल फंडे को ग्रैब करने की कोशिश करिए, फंडे से बिल्कुल चिपक जाइए, उसको घोट के पी लीजिए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल कैसा भी आ जाए, कैसा भी आ जाए भाई साहब, आप तो उसको फोड़ के ही आने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से मत डरिए, फंडे को क्लियर करने के ऊपर कंसंट्रेट करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है कि इसको हटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। नहीं से उठाते हैं, ये आर मार्क्स हटाते हैं, थीटा है, ये जो पॉइंट है ओ, ये है वाई और ये है एक्स। आप जितनी भी इक्वेशंस पढ़ते हैं, हर एक इक्वेशंस जो हमारा 2D सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सब कुछ हम लोग कंसीडर करते हैं। ओरिजिन को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है पार्टिकल को, वो ओरिजिन पे खड़े होकर के अपने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, राइट। जब ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, और जो इनिशियल वेलोसिटी दी वो u दी, और यहाँ पे जब इनिशियल ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस समय टाइम t इक्वल टू क्या होगा 0। फिर एनी टाइम, हम नहीं कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, कहाँ पर होगा, हम किसी एनी टाइम t की बात कर रहे हैं, t इक्वल टू t पर, ठीक है। कोई एक पॉइंट यहाँ पे b था जहाँ पे पार्टिकल पहुँचा था। अब इस पार्टिकल में देखिए, ये अगर कार्टेशियन सिस्टम है, ये x एक्सिस y एक्सिस है, तो b के कोऑर्डिनेट x, y कुछ होंगे, x और y की वैल्यू तो कुछ होगी ना, है ना। ये कब है, जब हमारा यहाँ पे टाइम क्या है, t है, यानी कि t टाइम पर ये पार्टिकल जो है ये x डिस्टेंस और ये y डिस्टेंस ट्रेवल करके इस कार्टेशियन फ्रेम में b पॉइंट पर पहुँच गया है। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि ये x और y के बीच में क्या रिलेशन है। x और y के बीच में जो रिलेशन आ जाता है वही तो इक्वेशन होती है। जैसे मान लीजिए कि आप स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, x इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है मतलब क्या है, x और y के बीच में रिलेशन है, x और y के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है कि x की डिफरेंट और y की डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो उससे जो आपको पाथ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा। तो इस तरह से हर एक कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका ये जो पाथ बनता है, ये जो पाथ बनाता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इन द सेम वे जैसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ऐसे आप लोग के पास पैराबोलिक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा आप लोग पढ़ते थे ना, पैराबोलिक की इक्वेशन होती है ना। ऐसे क्वालिटी, ऐसे डिफरेंट कर्व की इक्वेशंस होती हैं। अगर सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल कैसे बनते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा बनाते हैं ना। मान लीजिए यहाँ 4 कर दिया तो उसकी पेरीमीटर कितनी हो गई, उसकी जो रेडियस है गई 2 हो गई, है ना। इस तरह से हम जो डिफरेंट कर्व के लिए इक्वेशंस पढ़ते हैं, आप किस कर्व की इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, अपने प्रोजेक्टाइल पाथ की। प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा है, यही चीज़ हम लोग कंसीडर करने चाह रहे हैं। तो हमारे पास अब हम जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करें तो थीटा है और u है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी आएगी u cos थीटा होती है, आप सबको पता है। वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होता है, आप सबको पता है ना। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करें, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करें, तो यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है, यही तो x है ना, ये, और ये वाली डिस्टेंस y है। तो ये जो डिस्टेंस x होगी, x इक्वल टू क्या होगी, आप लोग पता है कि स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, u cos थीटा इंटू टाइम क्या है, इस पॉइंट के लिए t। यहाँ से अगर हम t चाहें तो क्या आएगा, x अपॉन u cos थीटा। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, आपने t की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी, राइट। अब अगर हम लोग वर्टिकल मोशन कंसीडर करें, वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन में जानते हैं कि जब अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन होता है तो वहाँ पे ग्रेविटी के अंडर मोशन होता है, और यहाँ पे ग्रेविटी हमारी डाउनवर्ड वर्क करेगी। यानी कि अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारा -g यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, है ना। अब वर्टिकल मोशन में हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है,
u sin थीटा। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि एट टाइम t इक्वल टू t पर कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर चुके हैं, y ट्रेवल कर चुके हैं। हम अगर यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन अगर यूज़ करें तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, s क्या है हमारा, y इक्वल टू u इनिशियल, u क्या था, u साइन थीटा t। ये टाइम जो है चाहे हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करें चाहे वर्टिकल मोशन कंसीडर करें, हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि टाइम हमारा दोनों केस में सेम ही होगा। तो इस t की जो वैल्यू है अगर हम ये वाली वैल्यू उठा के रख दें तो x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। माइनस इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो g की वैल्यू है ये डाउनवर्ड है तो माइनस जी हो जाएगा, टी स्क्वायर मतलब t की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर कर दें, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये u से ये u कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आई। तो अगर हम u से u कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो y हमें क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपको दिख रहा है फाइनली ये क्या है, ये y और x के बीच में रिलेशन है। और जब किसी कार्टेशियन सिस्टम में y और x के बीच में जो रिलेशन होता है उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, इक्वेशन। इन द सेम वे जैसे आपने यहाँ पे अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से देखी थी, है ना, सर्कल की इक्वेशन इस तरह से देखी थी, वैसे ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन जो निकल के आती है इस इक्वेशन को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। तो जो हमारी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है उसकी जो कर्व होती है वो पैराबोला की कर्व होती है। तो ये जो इक्वेशंस है ये आपको इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है ना। एक बार वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करिए, वहाँ से टाइम पीरियड निकालिए और फिर वर्टिकल मोशन कंसीडर करिए, वहाँ से सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनली आप इस इक्वेशन तक आ जाएंगे, ठीक है। इसके पहले इस फिगर को ड्रॉ करना ज़रूरी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल या थ्योरी करते समय फिगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिगर ज़रूर वहाँ पे ड्रॉ करिए, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को याद रखेंगे, इसका जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।